प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत से सवालात आम आदमी उठाते रहते हैं। आम लोग पूछते हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, कहाँ जाकर रुकेगा, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ साथ वो गैस के हवाले से बड़ा परेशान रहते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि घरों को गैस जो है वो उसके औकात मुकर्रर किए जा रहे हैं, उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह किया कि CNG सेक्टर को गैस नहीं मिलेगी या कुछ और सेक्टर्स हैं जिनको गैस नहीं मिलेगी, लेकिन घरों पर में गैस की बंदिश नहीं होगी। एक नया शेड्यूल जारी किया गया इससे, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान है कि इंडस्ट्री को इससे नुकसान पहुंचेगा। तो गैस की कमी का क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। दूसरा, स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी के हवाले से पॉलिटिकली बड़ी डिबेट हो रही है कि इसको IMF के मातहत दिया जा रहा है और मुख्तलिफ तरह के हमारे बहुत जिम्मेदार जो सियासतदान हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसमें हकीकत क्या है, इस पर हम प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर दो तीन चीज़ें मुशीर ख़जाना साहब ने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 6% तक मईशत के GDP के 6% होने का ख़दशा है और अगर ऐसा होता है तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको 5-5.5% तक रखें और 6% पर ना जाने दें। मईशत जैसे बढ़ रही है ऐसे ख़दशा है कि ये इसकी ग्रोथ, ये GDP ग्रोथ है वो 6% से तजावुज़ ना कर जाए। ये आम आदमी को ज़ाहिर है इसकी समझ नहीं आती कि ये इस बयान का क्या मतलब है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि सट्टेबाज हैं जिन्होंने डॉलर को बढ़ा रखा है। वैसे ये 166-67 का होना चाहिए, तो ये जो बाकी हम इसमें डॉलर की कीमत में इजाफा देख रहे हैं ये सट्टेबाजों की वजह से है। तो इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ मुज़म्मिल असलम साहब, जुमान मुशीर ख़जाना। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और माहिर हैं मुआशी उमूर के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। और डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ये गैस की कमी का इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपसे ये मतलब इस जो आप सवाल कर रहे हैं, गैस के बगैर इंडस्ट्री का तस्वुर ही नहीं। गैस जो है हमारी बेसिक एनर्जी है, क्योंकि हम ट्यून्ड अप हुए हैं। अब 50 साल से जब गैस हमारे मुल्क में है और उसी को इस्तेमाल करके हम अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। तो हम देखें, हमने मुशर्रफ साहब के जमाने में जब हमसे कहा गया कि जो है ना हम वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना मुश्किल काम है, आप अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाएं। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने खुद वॉलंटियरली वो कनेक्शंस दिए कि आप अपने बिजली घर लगाएं, अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स, अपने जनरेटर्स लगाएं और अपनी जरूरत आप खुद पूरी करें। तो हमने उनके कहने पर ये काम किया और आज गवर्नमेंट कह रही है कैप्टिव पावर प्लांट बंद कर दें, हमारे पास सरप्लस बिजली है। तो जो हमने जो करोड़ों रुपए, जो अरबों रुपए जो लगे हुए हैं हमारे बिजली घरों पर और जिसके साथ हम ट्यून्ड अप है, उसको हम कैसे चलाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी उसके लिए कोई इंतजामात नहीं है, ग्रिड स्टेशंस नहीं है, सब स्टेशंस नहीं है, जो टेक्निकल पैराफिनेरिया होना चाहिए कि आप मुझे नहीं है कि वो जो है ना आपको जो है ना वहां से आपको जो है ना वो हम उसको पूरा कर सकें। हम किसी सूरत में भी वो जो है ना वो बिजली हम तक पहुंच ही नहीं सकती और हम उसको ले नहीं सकते। उसके लिए कुछ टाइम दरकार होगा, जिसके लिए मुझे कोई ग्राउंड के ऊपर कोई काम होता हुआ नजर भी नहीं आता। मैं आपको मिसाल जैसे देता हूँ कराची की, कि कराची को जो आपका मेन ग्रिड है, आपका जो ये रिंगमैन यूनिट जो है पाकिस्तान का, उससे पहले 650 मेगावाट बिजली सप्लाई होती थी। अब उन्होंने उसी को अपग्रेड करके 950 कर सके, यानी तकरीबन को 300 मेगावाट बढ़ा है। हमारी यहाँ जरूरत है वो 2000 मेगावाट की है, उसको अभी तक आपने कोई काम भी उस पर नहीं किया और आप हमें कहते हैं कि आप गैस के कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद कर दें। ये गैस के कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद करने को नहीं कह रही गवर्नमेंट, ये इंडस्ट्री को बंद करने को लोग कह रही है। ये दोनों बराबर बातें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो इंडस्ट्रियां जो कि गियर्ड अप हैं, जो ट्यून्ड अप हैं, सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट से अपने प्लांट्स को चलाने के लिए, उनके ऊपर उनको जो है ना इस फैसले के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और गैस की जो सप्लाई है, सबसे बड़ा जो अलमिया इस मुल्क में है वो ये है, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि लोग ये कहते हैं घरेलू सार्फिन। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि घरेलू सार्फिन कितने हैं। सिर्फ 29% पॉपुलेशन पाकिस्तान की ऐसी है जिनको गैस मुहैया है अपना खाना पकाने के लिए, बाकी 71% ठीक है ऊपर जो है ना ये जो है ना आपका जो है ना वो गैस जो है ना उसको वो इस्तेमाल। आप ये समझते हैं ज़ुबैर साहब के जो घरेलू सार्फिन है वो मुतबादिल एनर्जी पे जा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए था? दुनिया में आप जहां गैस काफी मकदार में होती है, आप मुझे बताएं UAE, वहां सप्लाई का क्या तरीका है? सिलेंडर्स के थ्रू है या बाउजर्स के थ्रू है? अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे लंदन हो चाहे और कोई मॉडर्न इलाके हो,
वहां बेसमेंट में बाउजर्स का सिस्टम बनाया जाता है, और रात के वक्त तो बाउजर आता है और बिल्डिंग की जो अथॉरिटी होती है उसको वो बाउजर वो चलाते हैं, और फ्लैट्स के अंदर वो जो है ना उसके मीटर्स दे देते हैं, और सप्लाई वो वहीं से लेते हैं। आप देखिए कितने बड़े फायदे हैं उसके, कि जीरो पिल्फरेज है, लाइन लॉसेस है ही नहीं, आपने बल्क में सप्लाई कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा लाइन लॉस जो है ना वो डोमेस्टिक सेक्टर में है, जो 40 से 50% है। इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 4%, 3 से 4% पिल्फरेज, चोरी और लाइन लॉसेस है। तो हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एक देखें, आज तो गैस जो है ना सोने की हैसियत इख्तियार कर गया है। हमने इसको इस जगह पर लगाना है जहां से कौम की मईशत को, मुल्क को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे, और उसका तरीका यही है कि हम इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस को इस्तेमाल करें, और जो गैस की प्रायोरिटी लिस्ट है उसको हम चेंज करें, उसको चेंज करके आज प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर डोमेस्टिक नंबर 1 पे है, इसको होना चाहिए इंडस्ट्री नंबर 1 पे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर सप्लाई के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर नंबर 1 डोमेस्टिक को रखा हुआ। ठीक है, चलिए ये सवाल मैं बिल्कुल सही है मुजम्मिल असलम साहब के सामने रखना चाहता हूं। मुजम्मिल साहब, ये एक जाहिर है हुकूमत को एक तो गैस की किल्लत का सामना है, ये एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, तो अब उसने तो सवाल ये पैदा होता है कि एक दबाव हुकूमत घरेलू सार्फिन का आता है हुकूमत पर, और दूसरा दबाव जो है वो इंडस्ट्री का आता है। तो फिर हुकूमत किस बुनियाद पर फैसला करती है कि तरजीह घरेलू सार्फिन को दी जाएगी, जैसे कि अभी जुबैर साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, इंडस्ट्री को तरजीह दी जानी चाहिए? देखिए जुबैर साहब जो है ना, जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री को सामने रख के कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से वो अपने राइट में बिल्कुल राइट हैं। लेकिन जब आप हुकूमत की सीट पे बैठते हैं आके, तो उसकी नज़र में जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसकी नज़र में डोमेस्टिक कंज्यूमर भी होता है, और अभी जैसे इन्होंने कहा प्रायोरिटी लिस्ट, वो एक्चुअली उसको कहते हैं मेरिट ऑर्डर। मेरिट ऑर्डर के हिसाब से हुकूमत जो है तरजीह बनाती है कि किसको गैस देनी है, किसको गैस नहीं देनी। मेरा इख्तिलाफ थोड़ा सा इनसे ये है, मेरा इख्तिलाफ ये नहीं है कि इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए, इंडस्ट्री के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, लेकिन इंडस्ट्री बोल के इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत बड़ी कर दी आपने। अब इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री भाई? सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? अब बहुत सारी चीजों की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। दूसरी बात जुबैर साहब ने ये बोली कि हमने मुशर्रफ साहब ने आके बोल दिया और हमने जो है उनके कहने पे पावर प्लांट लगा लिए, ये लगा लिए, वो लगा लिए। देखिए उसमें भी एक इश्यू सबसे बड़ा ये है कि जितनी भी कारखानों ने अलग अलग जो गैस बेस टरबाइन कह लें या बॉयलर कह लें, जो भी चीजें टेक्निकल वर्ड होंगे इनको ज्यादा अच्छा पता है जी, उसमें भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज के मसले हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। वो चीज जो है एक अच्छी टेक्नोलॉजी से ज्यादा एफिशिएंट हो सकती थी, लेकिन वो नहीं की जा रही। वही पुराने किस्म के दकियानूसी किस्म की ओल्ड मशीनरीज हमारे पास होती है। अब बात यह है कि आपकी इंडस्ट्री तो कोई बंद नहीं कर रहा ना, आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बिजली ले लें, तो आप क्यों नहीं ले रहे बिजली? बिजली तो देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, ठीक, और ये कह रहे हैं कि जी वो बिजली अभी के इलेक्ट्रिक के पास बिजली इतनी नहीं है या उनके पास ग्रिड नहीं है। नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेटअप लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, वो गैस के मुताबिक ट्यून्ड अप है। नहीं देखें, अब वो तो चीजें चेंज होती हैं, 10 साल 15 साल में चीजें वो डेप्रिशिएट भी हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे सेटअप को आप ना हिलाएं और घरों की गैस बंद कर दें। अब इस तरह मुझे बताएं, घरों के लिए घर गेट अप है कि उनको जो है हम जो एलपीजी का सिस्टम दे दें ओवरनाइट बेसिस पे? तो ये मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने तो बोल दिया ना, पहला स्टेप ले लिया कि आप कोई घरेलू सारिफ को नया गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये 10 दफा हुआ 10 सालों में, लेकिन बार बार पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से हमारे लोग खोल देते थे। दूसरी बात, एहसास ये करना चाहिए कि आया मुल्क में गैस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है जी। इस वक्त गैस जो है हमारी 9% सालाना के हिसाब से हमारे जखायर खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ये कि हम जो बाहर से गैस मंगा रहे हैं, इसका तो जिक्र करते ही नहीं है ना कि $30 की गैस हुई हुई और इनको $6-7 में मिल रही है। फिर उसके बाद बिजली भी जो है कितने की गवर्नमेंट बना रही है, इनको कितने की दे रही है। टैक्सेस जो है ना होने के बराबर है, ठीक है ना। वो तमाम की तमाम जो अच्छी चीजें हैं उसको आप जो है तंदूर में झोंक देते हैं,
और 10-15 दिन महीने के लिए जो गैस का इश्यू है उसमें हम बंद हो जाएंगे तो मुल्क बंद हो जाएगा, ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है, हुकूमत ने कैलकुलेट आई एम श्योर ये किया होगा कि कितना फर्क पड़ेगा एक्सपोर्ट्स में अगर ये जो गैस का फैसला हुआ है इंडस्ट्री को ना देने का, कम देने का या कन्वर्जेंस का, क्या आप कह रहे हैं कि आप कन्वर्ट करें, बिजली के ऊपर शिफ्ट करें, तो एक्सपोर्ट सेक्टर प्रायोरिटी मेरिट ऑर्डर में ऊपर है, उनकी गैस बंद नहीं हो रही, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। राइट जी जुबैर साहब, मैं एक डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज जुबैर खुलासा करने देगा। कहिए सर। देखें, मुजम्मिल साहब ने जो बात की शायद उनकी मालूमात में नहीं है इजाफा कि एक निका करके गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया जो एफिशिएंसी बेंचमार्क चेक करता है, और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि पिछले 5 सालों का जो डेटा है, ओगरा का डेटा चेक कर ले, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्री जो सिंध और बलूचिस्तान की टोटल मिला के है वो 380 से 400 MMSCF गैस इस्तेमाल करती थी 5 साल पहले, आज भी 380 इस्तेमाल करती है, और जो ये अभी एक्सपोर्ट बढ़ा है उसमें 24% हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया, और गैस का कंजप्शन जो है वो 20% कम किया हमने बॉयलर्स के अंदर, और कैप्टिव पावर प्लांट्स में हमने 3% जो है ना उसके अंदर आपने कमी की है। उस कमी करने का तरीका यही है जो मुजम्मिल साहब बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि हमने एफिशिएंसी बेंचमार्क्स को मीट किया है, को जनरेशन पे गए हैं, बॉयलर्स के ऊपर हमने कोजेन के स्मॉल बॉयलर्स लगाए, उससे हम लेते हैं, आज हम 64% एफिशिएंसी पे चले गए जहां हम 38 और 35% पे चलाते थे। तो ये तो हमें ये एहसास है कि गैस जो है ना वो डिप्लीट हो रहा है। हम अपना कोई सेक्टर अगर मुझे बता दे जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अलावा जिसने ये काम किया और इतना बड़ा जो है ना बेंचमार्क अबूर किया हो कि 24% प्रोडक्शन बढ़ाया हो और गैस की कंजप्शन में कमी की हो। मैं आपको मीडिया की तरफ से सारे लोग, पूरी दुनिया सुन रही है कि आप गोगरा के फिगर्स उठा लें और उसके अंदर देख लें कि SSGC के अंदर 380 MMCF सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, जो ये टोटल गैस है 910 या 920 आज डिप्लीट होके आ रही है, उसका ये 40% है। तो हम पहले कहते हैं पहले 40% इंडस्ट्री को दे दें, तो वो इसलिए दे दें कि जो इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है उनका चूल्हा जब जलेगा जब इनको नौकरी और रोजगार मिलेगा। हम अगर ये महीना और 15 दिन की बात नहीं है, ये 4 महीने विंटर के जब आते हैं, और बलूचिस्तान का कंजप्शन, इसमें हमारा कसूर कहीं भी नहीं है। इन्होंने जो डोमेस्टिक कंजप्शन दिया तो उनका कंजप्शन बढ़ा, इंडस्ट्री का कोई एक मॉलिक्यूल बढ़ा नहीं है पिछले 5 साल में। ये कहना है कि डिप्लीट हुई, तो हमने और उल्टा डिप्लीट करके 20% कम किया अपना गैस का कंजप्शन। दूसरी बात ये है कि ये 910 में से अगर आप 5, अब बढ़ता क्या है, 30 से 40 हम MMCF इस्तेमाल करते हैं बलूचिस्तान में आम दिनों में, सर्दियों में ये बढ़ के 190 और 200 हो जाता है। तो ये जो 150 MMCF की जो हिट आती है, ऑलमोस्ट 15%, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री से ले लें। हम ये कहते हैं कि इसको रैशनलाइजेशन करें। हमने एक सजेशन और दिया कि आप इसको स्टैगरिंग हॉलीडे पे चले जाए। हम सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भी कौम के फर्द हैं। हम कहते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप एक इलाका बंद कर दें, 13% गैस आपको बच जाएगी, ये मामला हल हो जाएंगे। आज सुबह मेरी मिनिस्टर से बात हुई है, तो हम तो ये आप ये तजावीज दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलें, ये आप कुछ पॉइंट्स हमने मुजम्मिल साहब के सुने, डॉक्टर साहब आप इस पर क्या राय देते हैं? मेरा ख्याल है कि गैस की किल्लत का जो सामना संतों को होगा वो बहुत ख़तरनाक और उनके मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा, और चाहिए ये था कि गैस की फराहमी जो है वो जारी रखी जाती और उसके लिए जो भी इंतज़ाम थे वो किए जाते। अब जाहिर है कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिलता रहे और ये काम चलता रहे, तो हम ये बयान तो नहीं कर सकते कि गैस की जो किल्लत है वो आज ही पैदा हुई है। जाहिर है हुकूमत को इसके बारे में पहले से पता था कि गैस की जो डिमांड है वो इन महीनों में बढ़ जाती है, तो चाहिए ये था कि गैस की सप्लाई का और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का इंतज़ाम किया जाता ताकि संतों को ये गैस मिलती रहती। और मेरा ये ख्याल है कि गैस का महंगा होना और गैस की किल्लत का होना एक मुस्तकिल मसला है, और ये हर साल पैदा होता है, और हर हुकूमत को चाहिए, और पिछली हुकूमतों ने भी नहीं किया, और यहाँ भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमारी एनर्जी की ओवरऑल भी तवानाई का सेक्टर देखे तो बहुत महंगी है, उसमें सर्कुलर रेट के प्रॉब्लम है, एफिशिएंसीज़ के इश्यूज़ हैं, तो एनर्जी का मसला हल किए बगैर तो हम आगे नहीं जा सकेंगे, मेरी ये राय है। ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुज़म्मिल असलम साहब। एक तो ये कि शौकत तरीन साहब ने कुछ दिन पहले ही कहा कि डॉलर इस वक्त 166-67 रुपये का होना चाहिए। ये सट्टेबाज हैं जिन्होंने इसको 177 तक पहुँचाया। ये सट्टेबाजों को हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये जानते हुए कि सट्टेबाज हैं जिन्होंने डॉलर को 177 पर ले गए?
देखिए, सट्टेबाजों के पीछे जो होती है ना, वो भी मासेस होती है। मैं मतलब अवाम वर्ड यूज नहीं करूंगा, मतलब उसके पीछे कारोबार होते हैं, उसके पीछे इंडिविजुअल्स होते हैं। वो सट्टेबाज जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई चीनी की सट्टेबाजी करता है तो उसने आखिर में वो चीनी जो है अवाम को बेचनी होती है ना, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं आखिर में आ जाती है मासेस पे, वो खेलता है आके। अभी ये जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है, अभी जुबैर भाई भी सामने बैठे हुए हैं, मुझे जो है ये बताएं कि पीबीएस की एक्सपोर्ट का जो नंबर आया था वो ज्यादा आया, यानी कि हमने ज्यादा शिप किया, और जो स्टेट बैंक के पास एक्सपोर्ट्स के डॉलर आए वो कम आए, ठीक है ना। तो उसमें हमारे कुछ बिजनेसेस जब अनसर्टेनिटी देखते हैं, एक महीने से हमारे मीडिया ने शोर मचाया हुआ था, आईएमएफ प्रोग्राम नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह शायद हो सकता है कि हम अभी बात कर रहे हैं तो इसके दरमियान आ जाए या कल आ जाए, तो उस पे जो है एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई जानबूझ के कि जी मुल्क में शायद डॉलर 180 का हो जाएगा, कोई कहता है सऊदी अरब के पैसे नहीं आ रहे, किसी ने क्या बात कर दी, किसी ने कहा अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है पाकिस्तान पे, फिर उसके बाद जो है पॉलिटिकल लेकिन मुजम्मिल साहब ये कयास आ रही है इसलिए हो रही थी ना क्योंकि ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा रहा था। हम आपसे सवाल करते थे, आप कहते थे कि मुझे खुद पता नहीं है डील क्या हो रही है, तो जब आप ऑफिशियली नहीं बता रहे थे तो लोग कयास आ रही है। बात ये है कि ऑफिशियली सर आप लोग अगर सुबह से लेकर रात तक आप ये कहेंगे अभी 1 घंटे पहले क्या बात हुई है, तो वो हम आपको नहीं बता सकते ना। आपको ऑफिशियली एक वर्जन दे रहे हैं कि जी बातचीत चल रही है। अब आप ये कहेंगे जी उस वक्त चाय किसने पी थी, पानी का ग्लास किसने रखा था, वो कितनी देर उठा, वो कितनी देर बैठा, चाय पानी का तो नहीं पूछ रहे थे, डायरेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हो रही थी। आप मीडिया को भी तो देखें ना कि वो पता नहीं हर उनको लम्हा ब लम्हा भाई नेगोशिएशन हो रही है, मुल्क के लेवल पे हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, आगे जाके उस पर कानून साजी होनी है। हमें काम करने दें, वहाँ काम नहीं करने दें। आपके टीवी चैनल में आके बताएंगे, जानने का तो हक है ना मुजम्मिल साहब, ये आवाम को भी जानने का हक है कि क्या बातचीत हो रही है, क्या टर्म्स तय हो रही हैं, क्योंकि जाहिर है उसका इम्पैक्ट तो आवाम के ऊपर आएगा ना। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, मुआहिदा हो जाएगा तो बताएंगे ना। असदुल्लाह समझने की कोशिश करो, जब मुआहिदा होगा तो बताएंगे ना आवाम को। अभी हम जो बात कर रहे हैं एक जगह कंक्लूजन में तो रीच होने दें। आप क्या समझ रहे हैं कि जो वहां पे मीटिंग है फिर कैमरा लगा के आप लोग को बिठा देते हैं साथ? एक खत्म तो होने दें नेगोशिएशन, बात तो खत्म होने दें। वो हमसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी अवाम की राइट है कि अंदर मीटिंग में जो बातें हो रही हैं हम आपको जो है मीटिंग के दौरान बनाना शुरू कर दें? ऐसा तो कहीं नहीं होता। अब वो मीडिया हमारा जो है थोड़ा सा वो स्पॉइल हो गया है, वो मीटिंग के अंदर की हर बात उन्हें चाहिए। एपीडीएमए और पीडीएम की ये मीटिंग नहीं है भाई, ये एक सीरियस लेवल की बिजनेस लेवल की मीटिंग्स हैं, जिस पे जब तक कंक्लूजन नहीं होगा हम आपको कैसे चलें। बिल्कुल सही है, ये अगेन एक डिबेट है सर, क्योंकि जो भी ये मैं चलें आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहता, वरना पूरा प्रोग्राम इसी बहस पे चला जाएगा। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन एक आध चीज मैं आपसे और पूछता चलूँ। मुझे सर ये बताइए कि ये मईशत अगर 6% जीडीपी ग्रोथ रेट 6% पर चली गई तो क्या नुकसान होगा इसका? देखिए, अभी इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि हमारी गाड़ी में जो है ना 0 से लेकर 180 तक का जो है ना वो स्पीड होती है। अगर आप मुझे ये कहेंगे यार 180 पे ही चलाएं गाड़ी, इसमें क्या मसला है, तो ऐसा पॉसिबल है। हमें स्लो करना पड़ता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई और मामला ना हो जाए। तो मईशत तो जो है ना 100% तक बढ़ सकती है। जैसे पिछले साल एलएसएम 15% बढ़ा, लेकिन उसके मुज़र असरात भी हो सकते हैं। 6% में अगर एकदम जाएंगे तो उससे जो है प्रेशर पड़ सकता है, डिमांड साइड जो है हमारी बढ़ सकती है, दरामदी बिल बढ़ सकता है, और इश्यूज आ सकते हैं जिसको इकोनॉमिक्स की जबान में ओवर हीटिंग कहते हैं। तो लोग जो है ये समझते हैं कि जो 6% देखें मुज़र नहीं है। अब आप मुझे ये कहेंगे बिरयानी की देख पड़ी हुई आप पूरी खा लें बैठ के, भाई मेरे पेट में इस वक्त जो है 1 प्लेट की या 1.5 प्लेट की जगह मैं पूरी कैसे खा लूंगा? इस वक्त वो खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, इश्यूज आ जाएंगे। तो इस चीज को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी जो है एपेटाइट बढ़ जाए, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊं कि मैं 3 प्लेटें एक साथ खा लूं, तो मैं पहले 3 खाऊंगा फिर 4 खाऊंगा। तो इस वक्त हुआ क्या है कि हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो गई और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गई। दूसरा, फार्मर्स को बहुत अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं। जुबैर मोती साहब बैठे हुए ये बताएंगे, एक्सपोर्टर्स के मजे लगे हुए हैं, इनको अच्छी प्राइसेस अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उसकी वजह से जो है डिमांड कंजम्पशन साइड बढ़ चुकी हुई है, उसको मॉडरेट करना जरूरी है। तो हम इस वक्त कर क्या रहे हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी साइड को बढ़ा रहे हैं और कंजम्पशन को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंजम्पशन से 6-6.5% में ग्रोथ जाने का खतरा है, उससे दरामदी बिल बढ़ सकता है, तो उसको हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टेपर ऑफ कर लें।
अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जुबैर साहब ये बताइए सर कि ये शरह सूद बढ़ना, इस पर भी अगेन एक डिबेट हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हुकूमत ने शरह सूद को बहुत कम करके गलत किया था, इससे इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ गया, लोगों ने गाड़ियां मंगवा ली कर्जे लेकर। दूसरी तरफ ये है कि इसको जो है वो ये बढ़ने के नुकसान भी बताए जा रहे हैं। तो आप शरह सूद बढ़ाने के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो कई जगह पे कहा और प्रेस में मैंने कहा कि ये इट इज टू क्विक एंड टू मच। बात ये है कि अगर ये 8.5% का कोई IMF से एग्रीमेंट था या कुछ भी था, तो इसको बतदरीज बढ़ाते, आधा % करके साल में या 9 महीनों में इसे उस टारगेट को अचीव करते। अब ये जो 8.5 एग्जैक्ट एक साथ करने से जो मैसेज गया है बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर को, वो ये गया है, मुजम्मिल साहब समझते हैं कि 1.5 तो अभी बढ़ा दिया, ये मुझे लगता है 2 महीने बाद फिर 1.5 बढ़ा देंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जो था ना इन्वेस्टर्स का, उसको बड़ा हमने शेक किया है। तो ये जो तरीका 0.5% कहाँ बढ़ा रहे थे और कहाँ 1.5%, तो इट हैज गॉट अ अलग डिफरेंट इफेक्ट आ गया। दूसरी बात मुजम्मिल साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो ओवरहीट इकोनॉमी हो रही है उसको आपको बतदरीज को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। लेकिन इस स्लो डाउन करने में आपकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने को मैं इस थियरी को नहीं मानता। मैं इस थियरी को मानता हूं कि आप सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को अगर आप अडॉप्ट करते और आपकी सप्लाईज को बढ़ा देते, मैं कहता हूं अगर हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करते और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के अंदर साल के 700-800 अरब रुपया सिर्फ उनके नुकसानात को पूरा करने के लिए करते हैं, क्यों उनको उन लोगों को नहीं दे देते 1 रुपए में सुबह, ताकि ये क्लॉक बंद हो जाए और ये पैसे हमारे पास अवेलेबल हो और हम चीनी और आटा वाफिर मिकदार में इस मुल्क के अंदर डाल दें। तो सप्लाई को हम अगर बढ़ा लें तो ये जो ना ये जो प्रॉब्लम है और जिस वक्त जो ये पोजीशन हो रही है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और फिर हम जो अगर ओवरहीट इकोनॉमी भी नहीं होगी, आपकी जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है उसको आप कर लेंगे और इन्फ्लेशन के लिए जो आपको मेजर्स लेने वो लेने चाहिए। इसी तरह से डॉलर की जो ये बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्टरों के मजे लगे हुए, डेफिनेटली जी हमको उसका रिटर्न आ रहा है उसमें, बिल्कुल मुजम्मिल साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है, एग्री विद हिम, लेकिन मजे लगे हुए नहीं है। एक बात हमेशा जो लोग नहीं समझते, मुजम्मिल को तो पता है डेफिनेटली कि ये जो है इसमें से 60% जो रॉ मटेरियल होता है वो इंपोर्टेड होता है जब आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं। कम से कम टेक्सटाइल के बारे में मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 60% होता है। और दूसरा, जब आप बात करते हैं तो जब आप प्रायोरिटी लिस्ट की बात करते हैं या मेरिट ऑर्डर की बात करते हैं तो आपने उन इंडस्ट्रियों को सेलेक्ट करना होता है जो आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के देती हैं या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में आपके इंपोर्ट को कर्टेल करके देती हैं। यही 2 उसूल होते हैं। इन 2 उसूलों को अपना कर अगर आप काम करें तो मेरा ख्याल है कि इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा। स्टेट बैंक को मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने फराइज में गफलत की है मेरी नजर में, और ये जो 176 का जो डॉलर हुआ है या इतना ऊपर जो एकदम जो जाता है और रुपए की कदर इस कदर कम होती है, मेरा ख्याल है कि रेगुलेटर अगर पार्ट प्ले करता तो ये जो ये सट्टेबाजी की और ये जो बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की करने वाली बातें नहीं है। दे हैव ऑल द मीन्स एंड वेज टू कंट्रोल दिस। थोड़ा सा उसके अंदर हमको मार पड़ती लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना IMF का भी बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं कि ये विद इन मोमेंट्स हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर हम मुजम्मिल साहब से आपको ये सवाल करना चाहिए, वो नाराज हो गए, बिल्कुल ठीक नाराज हुए, हर मिनट का तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ आपको ये पूछना चाहिए था, अगर मैं आपकी जगह पर तो ये पूछता कि मुजम्मिल साहब ये बताइए कि ये इतने दिनों की इतनी लंबी, हालांकि हम IMF प्रोग्राम में थे, उन्होंने बीच में से इसको होल्ड किया, उन्होंने कुछ किस्तें हमें दी हैं, 4 हमारे पास किस्तें आ गई हैं, उसके बाद अभी बाकी की बाकी हैं, उसके अंदर इतना लंबा नेगोशिएशंस क्यों है? क्या डिमांड्स कर रहे हैं? वो ये डिमांड कर रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएं, गैस के रेट बढ़ा दिए जाएं, वो सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, वो एग्जेम्पशंस को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी बातें हैं जो कर रहे हैं, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। ये सवालात मुजम्मिल साहब से बुला के पूरा एक प्रोग्राम करना चाहिए। जी हाँ, ये मुजम्मिल साहब से ये सवाल हम कर चुके हैं, मगर मुजम्मिल साहब ने आज जो जवाब दिया है वो उनका ये नुक्ता नजर है। अब आपकी फरमाइश पर मैं दोबारा पूछ लेता हूँ मुजम्मिल साहब से कि अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो। देखिए, बात यह है कि जुबैर भाई ने जो बात की है और ये बात देखें समझ आती है कि भाई 1.5 महीने से आप क्या कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से आप बात कर रहे हैं, 20 नवंबर हो गई है और ऐसा क्या बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग की बातें ही नहीं खत्म हो रही। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका पस मंजर क्या है। पस मंजर ये है कि हमने 22 IMF प्रोग्राम लिए हुए और 22 प्रोग्रामों में जब भी हम जाते थे उसमें से तकरीबन 20 हमने प्रोग्राम जो है बीच रास्ते में ख़त्म किए। जो कमिटमेंट्स हम करते थे IMF से, जिस तरीके से अभी एक बिजनेसमैन कहता है कि गवर्नमेंट ने हमसे एक कमिटमेंट किया
और उससे गवर्नमेंट बैक ट्रैक होती है तो बिजनेसमैन कितना नाराज हो जाता है, और बिजनेसमैन फौरन कहता है कि यार ये गवर्नमेंट क्रेडिबल नहीं है और हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये नहीं करनी। आप सोचेंगे जो आपको लोन दे रहा हो और आप उसको कोई कमिटमेंट करें, अच्छा करें गलत करें, आपको उस वक्त तय करना चाहिए था जब आप लोन ले रहे थे। उसके बाद अगर आप अपने कमिटमेंट से भाग जाएं तो वो आपके साथ फिर क्या करेगा। तो ये IMF की एक पाकिस्तान के साथ एक बहुत बैड साइड ऑफ द हिस्ट्री रही है। और हुआ ये कि हमने इस प्रोग्राम में भी जो है कुछ ऐसी चीजें की जिसको हम पूरा अमल दरामद नहीं कर सके। ये कह लें कि पब्लिक प्रेशर भी उसके पीछे एक था कि बिजली बढ़ाते हैं तो बैकलैश आएगा, गैस की कीमत बढ़ाएं तो बैकलैश आएगा, टैक्स लगाएंगे तो बैकलैश आ जाएगा। तो ये मजबूरियां अवाम और एक पॉलिटिकली कैपिटल लूज ना करने पे हमारी माजी की हुकूमतें करती रही। ये 1.5 महीने में हमने ये कोशिश की IMF से बात करके कि जो चीजें हम कर सकते हैं जी, ठीक उसमें कुछ चीजें हो सकता है कि ये जो है बिजनेसमैन को बुरी लगे, लेकिन अब हमने कोशिश ये की है कि हम वो बात करें जो हम डिलीवर कर सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और जुबैर मोतीवाला साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपसे ज़रा तफसील से गुफ्तगू करते हैं कि ये शरह सूद का मामला क्या है, इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, ये फैसला सही है, ये फैसला गलत है, और फिर वो जो दावे हैं कि ये बिरयानी की प्लेट और भूख और ये जो मिसालें अभी दे रहे थे मुजम्मिल साहब, ये कितनी कारगर है मईशत के बढ़ने के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ नासिर हयात मगू साहब मौजूद हैं, सदर हैं FPCCI के, और मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। लेकिन मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब के सामने 2 सवाल जो पहले गुफ्तगू हो रही थी वो पहले रखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो ये शरह सूद के हवाले से बताइए, ये इसका बढ़ना एक डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका बढ़ना जो है वो नुकसानदेह है, कुछ के ख्याल में अभी शायद हसन सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम में अक्सर शिरकत करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि इतनी कम शरह सूद किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, इससे नुकसान हो रहा है कि इससे इंपोर्ट बिल बढ़ गया, लोगों ने कर्जे लेकर गाड़ियां मंगवा ली हैं और इतनी रिकॉर्ड गाड़ियां पाकिस्तान में आ गई हैं, इंपोर्ट हो गई है। तो आपके ख्याल में ये सही फैसला है, शरह सूद को बढ़ाना गलत फैसला है? शरह सूद को इस हद तक बढ़ाना जो है ये बिल्कुल गलत है मईशत के लिए, क्योंकि देखिए इससे सबसे पहला तो नुकसान खुद हुकूमत को होता है कि उनका जो भी कर्ज़ों के ऊपर बोझ है और जो हमने सूद की मद में देना है वो एकदम बढ़ जाता है, और उसके नतीजे में जाहिर है कि मालियाती खसारा जब बढ़ता है तो फिर और टैक्सेस लगाए जाते हैं या मनी बोरो की जाती है। इससे फिर हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और इकॉनमी इस लिहाज से स्लो डाउन होती है कि जब आप डिमांड साइड को कम करते हैं तो जाहिर है कि अदायगियों के तवाज़ुन को आप मुनासिब रखने के लिए ये इक़दाम करते हैं, फिर आपकी शरह नमू कम हो जाती है। तो ओवरऑल मईशत का इसको बजाय कोई फ़ायदा होने के उल्टा नुकसान ही होता है। तो हमें जो है शरह सूद को इस हद तक बढ़ाकर लोगों की मुसीबतों में भी हम इजाफा करते हैं, हुकूमत अपने लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर लेती है और इससे जो ओवरऑल हमारी मईशत है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। यानी कारोबारी असरात का भी जो जाहिर है कि जो कैपिटल वगैरह उन्होंने लिया होता है, जो रनिंग फाइनेंस होता है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किसी तरह भी इससे ना तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है और ना ही कोई मुस्बत जो है वो मईशत की तरफ इजाफा। और दूसरी बात यह कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर 6% GDP तक जाने की सकत ही नहीं है? जैसे कि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, और अभी मुजम्मिल असलम साहब भी कह रहे थे और मिसाल दे रहे थे कि मुझे अगर भूख है एक प्लेट बिरयानी की और मैं 3 प्लेटें खा लूंगा तो वो ओवर ईटिंग हो जाएगी और नुकसानदेह होगा। क्या क्या ये दुरुस्त मिसाल है? मेरा ख्याल ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हमारी शरह नमू है वो तो हमें जिस तरह की हमारी आबादी के अंदर लोगों का आपने देखा कि नौजवान जो हैं वो तकरीबन 60% हैं, और जो हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ती है तो हमें तो 7-8% एक जो है वो पायदार किस्म की, जिसे सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं, यानी कि पायदार शरह नमू चाहिए जिससे हम लोगों को रोज़गार दे सकें, हम अपनी मईशत को आगे बढ़ा सकें। और हमारे जो भी इर्द गिर्द ममालिक हैं उनमें यही तर्ज अमल रहा है, मगर हमारे यहाँ हमेशा यही होता है कि जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती है तो फौरी शरह सूद बढ़ा दी जाती है, फिर अदायगियों का तवाज़ुन का मसला खड़ा कर दिया जाता है, और जो पायदार तरक्की होनी चाहिए उसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। सर बिल्कुल सही है। नासिर हयात साहब, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये शरह सूद के हवाले से बताइए, ये बढ़ना कितना नुकसानदेह है या कितना फायदेमंद, आपकी राय इस पर क्या है? दूसरा, आपसे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे गैस की कमी से इंडस्ट्री को क्या नुकसान होगा, ये कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत समझती है कि घरेलू सार्फिन उनका भी एक हक बनता है, तो हमने एक तवाज़ुन कायम करके चल रहे हैं। आपकी इन दोनों चीज़ों पर क्या राय है?
देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई शख्स नहीं मिलेगा जो कहेगा शरह सूद बढ़ने से मईशत मुस्तहकम होती है। ये तो बिल्कुल मैंने अजीब बात सुनी है अपनी लाइफ में पहली दफ़ा, कोई ये कहे कि इससे बड़ा फ़ायदा होता है। इसका जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत एडवर्स इफेक्ट है और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप इस तरह जो है एक चीज़ जब ठीक होनी होती है, जब हालात ठीक होने शुरू होते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, तो आप जो है उसको कोई ना कोई ऐसा बीच में फैक्टर ले आते हैं जहाँ फिर आपकी शरह नमू रुक जाती है। ये जो इम्पोर्ट बिल की बात हो रही है, इम्पोर्ट बिल को अगर करना है तो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग फ़िलहाल उनकी इम्पोर्ट को बंद कर दें। और ये 1-1.5 बिलियन के लिए हम IMF के पीछे घूमना और इतनी परेशानी करना, इतना बड़ा हुआ खड़ा करना, आप अपने भी हुकूमत के खर्चों में और बहुत जगह से आप इतना तो कट कर सकते हैं ना। आपने सिर्फ लोगों से मांगना ही है तो फिर तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप अपनी भी तो इस्लाह करें ना। 52-53 किस्म की आपके पास वजारतें हैं, अब पोस्ट ऑफिस की भी वजारत है, हेरिटेज की भी है, भाई इसको जम करें, ख़त्म करें, कहीं से अपनी चीज़ें ठीक करें। ये सिर्फ मांगने तांगने से तो हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, ये जो गैस की बात हो रही है, देखिए ये पॉलिटिकल फैसला है। दुनिया में इंडस्ट्री को सस्ती गैस दी जाती है, घरेलू सार्फिन को बिजली दी जाती है। इनको चाहिए ये गैस पे बिजली के प्लांट चलाएं और ये जो IPPs का मसला हल करें और इसको बैलेंस करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है लोगों के इलेक्शन जीतने के लिए आप सिर्फ जो है पूरी इंडस्ट्री बिठा दें। इसके बड़े दूरस्थ नतीजे होंगे। हमारे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सिर्फ लोगों को सब्सिडाइज नहीं करना है, लोगों को काम पे लगाना है। अगर काम पे नहीं लगाएंगे तो कब तक सब्सिडाइज करेंगे लोगों को आप? बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक शख्स के घर में गैस जलाने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए कि वो उस पर खाना पकाए। उसके पास रोज़गार होगा तो गैस भी उसके लिए मानी रखेगी जो उसको घर पे मिलेगी। ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं मलिक बोस्तान साहब, एक जो वज़ीर ख़जाना ने या मुशीर ख़जाना साहब ने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि डॉलर जो है, और मैं सुनवा देता हूँ आपके सामने रख देता हूँ, क्या पहले आप सुन ही लीजिए फिर इसका जवाब दीजिए। जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167-166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। आपका रुपया इस अंडर वैल्यूड है कि 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। एक वो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जैसे ये IMF वगैरह का हो जाएगा तो ये सट्टे वालों को तो ज़रा थोड़ी चपत पड़ेगी। मलिक बोस्तान साहब, ये कौन सट्टेबाजी कर रहा है? स्पेकुलेशन के जरिए 6, 8, 9 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किसने बढ़ा रखे हैं? मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया और गवर्नर साहब ने कल अलाना कह दिया, जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट कमर्शियल बैंकों को साथ मीटिंग की थी और उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल वाजह है कि जितने भी बैंक हैं वो स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व है और इन्हें हमें आपको सही करना है। उन्होंने वार्निंग भी दी है। ज़ाहिर है वेपन उनके पास है और तो किसी के पास है नहीं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। शौकत तरीन साहब ने जो आप इत्तफाक करते हैं इससे कि स्पेकुलेशन हो रही है? मैं बिल्कुल जी हो रही है। मैं तो पहले कई दफ़ा बता भी चुका हूँ, मीटिंग के अंदर शौकत तरीन साहब से मीटिंग हुई थी, फिर हमारी कई दफ़ा आम मीटिंगें हुई हैं, मैंने ये चीज़ हाईलाइट की भी है। लेकिन मैं जो दूसरी बात बताने लगा हूँ जो कि शौकत तरीन साहब ने मुख्तसर बताई है, मैं पूरी बात ये बताने लगता हूँ कि ये हमारे जो एक्सपोर्टर हैं अफगानिस्तान के लिए, वहाँ तो क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और वहाँ हमारी हुकूमत ने ये कानून बनाया हुआ है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो पहले अपने अकाउंट में डॉलर जमा कराएगा फिर एक्सपोर्ट कराएगा इन एडवांस। अब उनके बाद अफगानिस्तान से डॉलर आते नहीं, वो क्या करते हैं मार्केट से, ब्लैक मार्केट से 5 रुपया महंगा डॉलर खरीद के अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, फिर बैंक रेट पे जो है वो इनकैशमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि इंडिया वाले को ब्लैक मार्केट को फरोग मिल रहा है और मार्केट में डॉलर का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिससे आज इस महीने आपने पॉलिसी गलत है हुकूमत की? बिल्कुल टोटली गलत है। मैं समझता हूँ इनको भी इसी तरह अगर पाक रुपीज़ है तो पाक रुपीज़ में ही अलाउ करें। अगर या बॉर्डर ट्रेड कर लें जैसे मग्गू साहब ने ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उनके अकाउंट डॉलर में ऑपरेट नहीं हो सकते, तो हम बॉर्डर ट्रेड करके बहुत बड़ा अपने आप को बचा भी सकते हैं, रुपये को भी कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी मैं समझूँ बेवकूफ़ी है कि हम उन्हें कैश डॉलर के ऊपर कह रहे हैं कि अपने अकाउंटों में जमा कराएं और वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। आगे चल के हमारी वर्कर मिनट जो इस वक्त 33 अरब डॉलर सालाना है ये देखेंगे कम हो जाएगी करके। इन्होंने मैंने गवर्नर साहब से भी बात की, शौकत तरीन साहब से भी बात की कि आप इस पॉलिसी को रिव्यू करें और टीटी के ऊपर मंगवाएं या फिर बार्टर ट्रेड करें या फिर
टोटली पाकिस्तानी रुपए पे करता है ताकि एक्सपोर्टर को मार्केट से डॉलर ना खरीदना पड़े। इसलिए मुल्क के वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तरह गैस की जो बात हो रही है, इससे गैस अगर की कमी का सामना होगा तो आपकी सनती तरक्की रुक जाएगी। इस तरह जो सूद की बात की जा रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूद बढ़ने से जैसे आपका 13% था, मतलब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, ज़र मुबादला नहीं आएगा तो ऑब्वियसली डॉलर पर फिर दबाव आएगा। बिल्कुल सही है, एक तजवीज़ तो आप ये दे रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेशन रोकने के लिए हल क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। मगर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के पास आके कुछ और पहलुओं पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि मुशीर ख़जाना साहब अक्सर ये कहा है, उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा कहा है, उन्होंने कहा कि जी मुझे मईशत की कोई फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल ठीक जा रही है। ये बिल्कुल ठीक जा रही है? जी मेरा ख़्याल है बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रही है। जब से हम IMF के प्रोग्राम में हैं, उनकी कंडीशनैलिटी की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सी हमारी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। बजाय इसके कि हम तरक्की करते हैं, हम पे ऐसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं जिसकी वजह से एक तरफ तो लोगों की जो आम ख़रीदो फरोख्त की चीज़ें हैं, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं कि डॉलर की उड़ान कहाँ पे है। आप देखें तो हमारा जो शरह अब सूद है वो कहाँ चली गई है, शरह नमू जो है उसको वो कम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मईशत बजाय बेहतरी की बजाय हमारी ख़राबी की तरफ जा रही है, और इसकी तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। और ये सारे इक़दामात जो उन्हें करने चाहिए थे, जो ख़ास तौर पे रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी, वो करें ताकि मईशत जो है बहाल हो और पाकिस्तान आगे जा सके। सही है, बिल्कुल ठीक है। नासिर हयात साहब, ये बताइए कि क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं इसके टारगेट को हम मीट कर लेंगे इस मरतबा? हम अपनी इंपोर्ट के हदफ से आगे जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी मुतासर होने का खदशा है। अगरचे अभी मुजम्मिल साहब कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है उस पर ये गैस की बंदिश का को इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन आप टारगेट्स को मीट होता हुआ देखते हैं? देखिए, इंपोर्ट तो हमारी जैसे कि नंबर बता रहे हैं काफ़ी बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो हमारा इंपोर्ट तो हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई वजह ऐसा सच नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो इसमें बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उन चीज़ों को हम इंपोर्ट रोकें जिनकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इकनॉमी चलाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, तो उस पर हम कुछ बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी एक्सपोर्ट का टारगेट अल्लाह करे मीट हो जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कभी चांसेस हैं, क्योंकि एक टेक्सटाइल सेक्टर ही बेहतर है। बाकी सेक्टर जो हमारे 5 सेक्टर्स हैं उसमें बाकी कारपेट वाले एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा। हमारे स्पोर्ट्स गुड्स में भी किसी हद तक मामला ठीक है। तो एक्सपोर्ट तो हम मेरे ख्याल है टारगेट पे आ जाएंगे, इंपोर्ट का तो बैलेंस आउट हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल सही है। मलिक बोस्तान साहब, ये स्पेकुलेशन कैसे रोकी जा सकती है? डॉलर को कैसे नीचे लाया जा सकता है? ये 177 पर चला गया, या आप इसको आइंदा दिनों में ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, नीचे आता देख रहे हैं? देखो जी, इसकी कहते हैं ना लगाम जो है, अब जो डॉलर बेलगाम हो गया, इसको लगाम डालना स्टेट बैंक का काम है, और सट्टेबाजों को भी काबू करना स्टेट बैंक का काम है। ये तो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब तो ऐसे कैसे हैं जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा और उसको कोई आके सट्टेबाज या चोर आके मैं चोरी कर लूँ, आप मुझे देखना नहीं। तो ये तो उनको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है बैंकों में, और पाकिस्तान की मैशियत और रुपया 2 पे लगा हुआ है। और इसको रोकने के लिए बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि हुकूमत ने कुछ तो उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टूल है जो कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारी स्मगलिंग बेहद बढ़ चुकी है, इसको रोकना होगा। और इसके लिए बार्टर ट्रेड ही करना होगा। और इसके अलावा जो है, मैंने कहा कि बार बार मैं कहता हूँ, कैश डॉलर पर पाबंदी लगानी होगी बैंकों में जमा कराने की। जब तक आप कैश डॉलर की पाबंदी नहीं लगाएंगे, मार्केट में डॉलर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंटर बैंक में भी बढ़ेगा, और उससे हमारी देखो वर्कर रेमिटेंस पिछले महीने की निस्बत इसमें 20 करोड़ कम हुई है। एक्सपोर्ट भी हमारी टारगेट नहीं हुई है। इस तरह आपने शरह सूद की जो बात की है, जब आप 13% से आपने 7% किया, आपका मनफी GDP था बढ़ के 3.8 हो गया। तो इसका मतलब सूद कम करने से इंडस्ट्री और ग्रोथ बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो ये पता नहीं किसने इनको फार्मूला दिया, बहुत शुक्रिया बढ़ाने से जो है। मलिक, बहुत शुक्रिया। नासिर हयात मगू साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।